कल्पना कीजिए कि आप ग्रीनलैंड की राजधानी नुक में खड़े हैं। वहां का एक युवा इनुइट नागरिक आसमान की तरफ देखता है जहां डेनमार्क का झंडा लहरा रहा है। उसके दिल में एक सपना है, पूर्ण स्वराज्य। वो चाहता है कि उसका देश एक संप्रभु राष्ट्र बने, दुनिया के नक्शे पर उसकी अपनी अलग पहचान हो। लेकिन जैसे ही वो अपनी जेब में हाथ डालता है, उसे सच्चाई का एहसास होता है। उसकी जेब खाली है। उसकी सरकार, उसके स्कूल और उसके अस्पताल सब एक ऐसे चेक पर चल रहे हैं जो हर साल कोपनहेगन यानी डेनमार्क से आता है। यहीं से शुरू होती है हमारी आज की कहानी का सबसे पेचीदा अध्याय। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियां अमेरिका, चीन और रूस अचानक बर्फ से ढके एक ऐसे द्वीप के पीछे क्यों पड़ी हैं, जहां इंसान से ज्यादा पोलर बियर रहते हैं? कल्पना कीजिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है, आपके घर में जो बिजली है और जिस इंटरनेट के जरिए आप ये पढ़ रहे हैं, इन सब का भविष्य उस सफेद, ठंडे और सुनसान द्वीप पर निर्भर करता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? स्वागत है जियोपॉलिटिक्स की उस दुनिया में जहां नक्शे पर खींची गई लकीरें सिर्फ सरहदें नहीं बल्कि अस्तित्व की लड़ाई है। आज हम बात करेंगे ग्रीनलैंड की, जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, लेकिन अब वो दुनिया की शतरंज की बिसात बन चुका है। We are going to do something on Greenland, whether they like it or not. You know what their defense is? 2 dog sleds. We need Greenland for national security. Greenland, Greenland, Greenland. Greenland, Greenland. Greenland. आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस। ग्रीनलैंड कागज पर डेनमार्क साम्राज्य का हिस्सा हो, लेकिन यहाँ के लोग खुद को डेनिश नहीं बल्कि इनुइट मानते हैं। समस्या भावनात्मक नहीं, आर्थिक है। ग्रीनलैंड का सालाना बजट डेनमार्क द्वारा दिए जाने वाले ब्लॉक ग्रांट पर निर्भर है, जो लगभग $600 मिलियन सालाना होता है। वहां के नेताओं के सामने एक धर्म संकट है। अगर वे डेनमार्क से पूर्ण आजादी मांगते हैं तो ये पैसा बंद हो जाएगा और देश दिवालिया हो जाएगा। अगर वे पैसा लेते रहते हैं तो उन्हें डेनमार्क के नियमों और विदेश नीति के तहत रहना होगा। ये एक सुनहरा पिंजरा है, चाबी उनके हाथ में है, लेकिन बाहर निकलने का साहस जुटाने के लिए उन्हें अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना होगा। और यहीं पर दुनिया की महाशक्तियों की एंट्री होती है, जो उनकी मदद के बहाने दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। क्या ग्रीनलैंड बिकाऊ है? शुरुआत करते हैं भूगोल से, क्योंकि राजनीति वहीं से जन्म लेती है। अगर आप दुनिया के नक्शे को ऊपर से यानी नॉर्थ पोल की तरफ से देखें तो आपको समझ आएगा कि ग्रीनलैंड सिर्फ एक द्वीप नहीं है बल्कि एक गेटकीपर है, दरबान। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही सैन्य रणनीतिकारों के लिए ग्रीनलैंड का मतलब रहा है सुरक्षा। ये उत्तरी अमेरिका यानी अमेरिका और कनाडा और यूरोप के ठीक बीच में स्थित है। ये अटलांटिक महासागर का प्रवेश द्वार है। राजनीतिक सिद्धांत इसे स्ट्रेटेजिक डेप्थ कहते हैं। अगर रूस कभी अमेरिका पर हमला करना चाहे या अपनी पनडुब्बियों को अटलांटिक महासागर में भेजना चाहे तो उसे ग्रीनलैंड के आसपास के संकरे रास्तों से गुजरना होगा, जिसे सैन्य भाषा में GIUK गैप कहा जाता है। जिसने ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लिया, समझो अटलांटिक महासागर का राजा बन गया। यही कारण है कि 1946 में अमेरिका ने ग्रीनलैंड को खरीदने के लिए डेनमार्क को $100 मिलियन सोने में देने की पेशकश की थी, और हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसे खरीदने की इच्छा जताई थी। ये कोई मजाक नहीं था, ये शुद्ध रणनीति थी। अध्याय 2, बर्फ के नीचे छिपा भविष्य का खजाना। लेकिन अब कहानी बदल रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण ग्रीनलैंड की बर्फ तेजी से पिघल रही है, और जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है, उसके नीचे छिपा अरबों डॉलर का खजाना दुनिया को दिखाई देने लगा है। यहां संसाधन युद्ध का सिद्धांत लागू होता है। भविष्य की दुनिया पेट्रोल या डीजल से नहीं बल्कि बैटरी, चिप्स और ग्रीन एनर्जी से चलेगी, और इसके लिए चाहिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स। नियोडीमियम, डिस्प्रोसियम, ये वो नाम है जो शायद आपने केमिस्ट्री की लैब में भी नहीं सुने होंगे, लेकिन इनके बिना न तो टेस्ला जैसी इलेक्ट्रिक कार बन सकती है, न F-35 जैसा फाइटर जेट, और न ही हब का आईफोन। आज चीन इन खनिजों के 80-90% बाजार पर कब्जा जमाए बैठा है, लेकिन ग्रीनलैंड में इन खनिजों का इतना विशाल भंडार है कि ये चीन के एकाधिकार को तोड़ सकता है। इसीलिए चीन, जो खुद को नियर आर्कटिक स्टेट कहता है, ग्रीनलैंड में माइनिंग प्रोजेक्ट्स और एयरपोर्ट बनाने के लिए बेताब है। अमेरिका इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा मानता है। इसके अलावा वहां के उत्तर पूर्वी हिस्से में 31 बिलियन बैरल कच्चा तेल होने का अनुमान है। सोचिए, एक ऐसा क्षेत्र जो सऊदी अरब जैसा अमीर बन सकता है, उस पर कौन कब्जा नहीं करना चाहेगा? अध्याय 3, समुद्र की नीचे की नब्ज, इंटरनेट केबल्स। अब जरा समुद्र की गहराई में गोता लगाते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का 97% इंटरनेट डेटा और वॉइस कॉल सैटेलाइट से नहीं बल्कि समुद्र के नीचे बिछी पतली फाइबर ऑप्टिक केबल्स के जरिए ट्रैवल करता है? ग्रीनलैंड के पास का समुद्र इन केबल्स का एक प्रमुख चौराहा है।
ये केबल्स अमेरिका और यूरोप के बीच वित्तीय बाजारों, शेयर बाजार और खुफिया जानकारी को जोड़ती हैं। जियोपॉलिटिक्स में एक डर है हाइब्रिड वॉरफेयर। अमेरिका और नेटो को डर है कि अगर रूस के साथ कभी तनाव बढ़ा तो रूसी पनडुब्बियां इन केबल्स को काट सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो सेकंड्स में पश्चिमी दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी, बैंक बंद हो जाएंगे, इंटरनेट ठप हो जाएगा। इसलिए ग्रीनलैंड के पानी की निगरानी करना अब अमेरिका के लिए जीवन मरण का प्रश्न है। अध्याय 4, आकाश की आंखें, अर्ली वार्निंग सिस्टम। ग्रीनलैंड के बर्फीले रेगिस्तान में एक जगह है थूले, जिसे अब पिटोफिक्स पीस बेस कहा जाता है। यह अमेरिका का सबसे उत्तरी मिलिट्री अड्डा है। यहां लगा रडार सिस्टम किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। इसका काम है अंतरिक्ष और नॉर्थ पोल पर नजर रखना। अगर कोई दुश्मन देश अमेरिका की तरफ परमाणु मिसाइल दागता है तो पृथ्वी की गोलाई के कारण अमेरिका के मुख्य रडार उसे बहुत देर से देख पाएंगे, लेकिन ग्रीनलैंड में बैठा ये रडार उसे तुरंत पकड़ लेगा और अमेरिका को प्रतिक्रिया देने के लिए कुछ कीमती मिनट मिल जाएंगे। इसे डिटरेंस थ्योरी कहते हैं, यानी आपके पास इतनी शक्ति और निगरानी होनी चाहिए कि दुश्मन हमला करने से पहले ही डर जाए। ग्रीनलैंड अमेरिका की वो आंख है जो कभी नहीं सोती। कभी एशिया से यूरोप जाना हो तो जहाजों को सुएज नहर से होकर गुजरना पड़ता था। लंबा रास्ता, ज्यादा समय, ज्यादा ईंधन और ज्यादा जोखिम। लेकिन आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है और रूस के उत्तरी तट के ऊपर से एक नया रास्ता खुल रहा है, नॉर्दर्न सी रूट, जो एशिया को सीधे यूरोप और अमेरिका से जोड़ देता है। शोध बताते हैं इस रास्ते से दूरी 20 से 30% तक कम हो जाती है। जो सफर हफ्तों लेता था वो अब कई दिन पहले पूरा हो सकता है। अब जरा चीन की नजर से देखिए। चीन, जो अब तक सुएज नहर पर निर्भर था, अब एक नए सपने की ओर बढ़ रहा है, पोलर सिल्क रोड। ये रास्ता चीन को तेज, सस्ता और छोटा ट्रेड नेटवर्क देता है। यूरोप तक माल जल्दी पहुंचेगा, लागत कम होगी और रणनीतिक निर्भरता भी घटेगी। इसीलिए चीन और रूस नॉर्दर्न सी रूट पर पोर्ट, लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर साथ साथ विकसित कर रहे हैं। रूस के लिए ये रास्ता सत्ता है, चीन के लिए ये भविष्य है। लेकिन हर कहानी में टकराव होता है। पश्चिमी देशों के प्रतिबंध, बीमा कंपनियों की हिचकिचाहट और राजनीतिक तनाव, इन सब की वजह से कई व्यवसाय और निवेश अब भी इस रास्ते पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रहे। और तभी अमेरिका हरकत में आता है। अमेरिका आर्कटिक में नई आइस ब्रेकर जहाज खरीद रहा है, सैन्य तैयारी बढ़ा रहा है, क्योंकि वो जानता है अगर आर्कटिक हाथ से निकल गया तो भविष्य का व्यापार भी निकल जाएगा। ग्रीनलैंड अब केवल पर्यावरणविदों की चिंता का विषय नहीं है, ये महाशक्तियों के बीच शक्ति प्रदर्शन का नया अखाड़ा है। ग्रीनलैंड की कहानी सिर्फ बर्फ और भालुओं की नहीं है, ये एक छोटे से देश की कहानी है जो अपनी आजादी का सपना देख रहा है, जबकि दुनिया के सबसे ताकतवर देश उसे अपनी शतरंज का मौजा बनाना चाहते हैं। प्रकृति ने उसे संसाधनों का राजा बनाया है, लेकिन राजनीति ने उसे मजबूरों का सुल्तान बना दिया है। अब सवाल आप पर है, अगर आप ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री होते तो क्या चुनते? डेनमार्क की सुरक्षित गुलामी, अमेरिका का सैन्य साथ, या फिर अपनी जमीन खोदकर चीन के पैसे से खरीदी गई आजादी?